इस कहानी की शुरुआत में हमें गौतमाला का गंदा और पुराना पब्लिक टॉयलेट दिखाया जाता है। वहाँ एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम सारा होता है। वो आईने में खुद को घूर रही होती है। दरअसल सारा एक बड़ा फैसला लेने वाली है। वो एक मोटी सी पट्टी उठाती है। वो उस पट्टी को अपनी छाती पर जोर से लपेटना शुरू कर देती है ताकि उसकी बॉडी फ्लैट दिखाई दे, क्योंकि वो जानती है जिस रास्ते पे वो जाने वाली है वो रास्ता औरतों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दरअसल वो अमेरिका जाने के लिए लड़का बनने का नाटक कर रही है ताकि वो गुंडों और पुलिस से बच सके। इसके बाद वो कैंची उठाती और बिना डरे अपने काले बालों को काट लेती है, जिसके बाद वो लड़कों वाले ढीले कपड़े पहन लेती है और सर पे कैप डाल लेती है। अब वो सारा नहीं बल्कि वो ओस्वाल्डो बन चुकी है और अब वो अपने इस नए रूप में सफर पे निकलने के लिए तैयार है। अब इसके बाद में ग्वाटेमाला का गार्बेज डन दिखाया जाता है। वहाँ दो लड़के जुआन और सेमिल कचरों के पहाड़ में मेटल और प्लास्टिक ढूंढ रहे होते हैं। जुआन एक एग्रेसिव और स्ट्रीट स्मार्ट लड़का है, जबकि सेमिल थोड़ा शांत और डरपोक किस्म का है। वो लोग कूड़े में से चीजें निकाल कर अपने थैले में भर रहे होते हैं ताकि वो उन्हें बेचकर अपने सफर के लिए पैसे जमा कर सके। काम खत्म होने के बाद वो एक टूटी हुई दीवार पर बैठते हैं और अपने प्लान के बारे में बातें करते हैं। जुआन सैम्यूल से कहता है कि हम कल सुबह निकलेंगे, क्या तुम तैयार हो? सैम्यूल थोड़ा सा हिचकिचाता है। वो कहता है मैंने सुना है कि रास्ते में लोग मर जाते हैं, लेकिन जुआन उसे समझाता है कि यहाँ रहकर भी हम मर रहे हैं, वहाँ कम से कम पैसा तो होगा। तीनों दोस्त मिलते हैं और अंधेरे में बस स्टैंड की तरफ चल पड़ते हैं। ये लोग एक पुरानी बस में सवार होते हैं जो उन्हें बॉर्डर की तरफ ले जाएगी। बस का सफर काफी लंबा और थका देने वाला होता है। वो लोग भीड़ में खड़े हुए होते हैं। रास्ते में हमें ग्वाटेमाला के गरीब गांव और सड़े हुए खेत दिखाए जाते हैं। आखिरकार वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से मेक्सिको का बॉर्डर शुरू होता है, लेकिन ये कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं होता। यहाँ इन्हें एक गंदी नदी पार करनी होगी। किनारे पर कुछ दलाल खड़े होते हैं जो लकड़ी के बने हुए राफ्ट पर चल रहे होते हैं। जुआन उन्हें पैसे देता है और ये लोग राफ्ट पर बैठते हैं। अंदर पानी का बहाव काफी तेज होता है। राफ्ट पूरी तरह से हिल रही होती है, जिसे सैम्यूल डर के मारे जुआन की शर्ट पकड़ लेता है। ये लोग नदी पार करते हैं और मेक्सिको की जमीन पर कदम रखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि अब इनकी असली मुश्किलातें शुरू होने वाली हैं, क्योंकि मेक्सिको माइग्रेंट्स के लिए सबसे खतरनाक जगह है। इसके बाद इन्हें एक बीस्ट नाम की ट्रेन पे सफर करना है। ये एक माल गाड़ी होती है जो मेक्सिको से अमेरिका के बॉर्डर तक जाती है। ये तीनों ट्रेन की पटरी के किनारे झाड़ियों में छुपकर ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं और कुछ ही देर बाद जमीन में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है और इन्हें ट्रेन की तेज आवाज सुनाई देती है। इसके बाद ट्रेन करीब आती है और उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन वो रुकती नहीं है। जुआन चिल्लाकर कहता है कि भागो। वो लोग अपने भारी बैग्स के साथ ट्रेन की लोहे की सीढ़ियां पकड़ लेते हैं। ट्रेन की छत पर पहुंचकर वो सुकून का सांस लेते हैं। वहाँ पहले से ही बहुत सारे मुसाफिर बैठे होते हैं। यहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम चक है। चक एक आदिवासी लड़का है। वो अकेला है और उसके पास कोई सामान नहीं है। चक स्पेनिश लैंग्वेज नहीं बोल सकता। वो अपनी जोग्जिंग लैंग्वेज बोलता है जो किसी को भी समझ नहीं आती। सारा जब उसे देखती है तो उसे अपने पास जगह देती है। सारा अपना टोटीला तोड़कर चक को खाना देती है, लेकिन जुआन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो चौक को शक की नजर से देखता है। जुआन चौक को गुस्से में धक्का देता है और कहता है कि ये हमारा खाना है, इसे मत दो। ये लड़का हमारे लिए मुसीबत बन सकता है क्योंकि ये हमारी बात नहीं समझता। सारा जुआन से लड़ती है और चौक को प्रोटेक्ट करती है, जिस वजह से इनके ग्रुप में टेंशन पैदा हो जाती है। अब इसके बाद ट्रेन का सफर लगातार जारी रहता है। दिन और रात गुजरते जाते हैं। दिन में उन्हें सूरज की गर्मी जलाती और रात को उन्हें ठंडी हवा। ये लोग ट्रेन के रुकने का इंतजार करते हैं ताकि वो खाना और पानी ढूंढ सके। अब एक जगह ट्रेन रुकती है। वहाँ कुछ लोकल माइग्रेंट्स की मदद कर रहे होते हैं। वो लोग ट्रेन की तरफ खाना और पानी की बोतल्स फेंक रहे होते हैं। जुआन और सैम्यूल भागकर खाना पकड़ते हैं, लेकिन चौक पीछे ही रह जाता है क्योंकि वो कमजोर है। सारा फिर से उसकी मदद करती है। वो उसे पानी पिलाती है। यहाँ हमें सैम्यूल के बारे में पता चलता है कि वो अंदर से टूट रहा है। सैम्यूल काफी कमजोर दिल का है। वो देख रहा है कि रास्ते में कितनी तकलीफें हैं। उसकी आंखें डर में बैठ गई हैं। एक रात जब ट्रेन रुकती है तो सैम्यूल जुआन के पास आता है और बहुत ही रोता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो जुआन, मैं आगे नहीं जा सकता। मुझे अपने घर की बहुत ही याद आ रही है। मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। जुआन उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम इतनी दूर आ गए हैं, अब तुम वापस मत जाओ, लेकिन सैम्यूल फैसला कर चुका होता है। अब इनके ग्रुप में 4 से 3 रह गए हैं। अब इसके बाद जुआन गुस्सा चौक पर निकालता है। जुआन को लगता है कि चौक की वजह से सैम्यूल चला गया। वो चौक को परेशान करना शुरू कर देता है। एक बार जुआन चौक के जूते छीन लेता है और उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक देता है। चौक अब नंगे पाँव है, लेकिन अब वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि वो उनकी जबान नहीं जानता। चौक के पास एक चाकू होता है। वो उसे निकालता है ताकि वो जुआन को डरा सके। इन दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली होती है, लेकिन बीच में सारा आ जाती है। सारा जुआन को डांटती है और चौक के पास बैठ जाती है। धीरे धीरे सारा
सारा और चौक के बीच में एक अनोखा रिश्ता बनने लगता है। चौक अब सारा को पसंद करने लगता है, हालांकि उसे लगता है कि सारा एक लड़का है। ये दोनों इशारों में बातें करते हैं। चौक सारा को अपनी ड्राइंग दिखाता है। एक दिन जब वो लोग ट्रेन से उतरकर पैदल चल रहे होते हैं, तब चौक आसमान की तरफ इशारा करता है और बर्फ के बारे में पूछता है। दरअसल वो जानना चाहता है कि क्या अमेरिका में बर्फ गिरती है। सारा मुस्कुराकर इशारा करती है कि हाँ, वहाँ बर्फ गिरती है। अब इसके बाद रात को ट्रेन जंगल के बीच से गुजर रही होती है। तभी अचानक चारों तरफ से अलर्ट लाइटें चलती हैं और पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए आती हैं। पुलिस वाले उन पर चिल्लाते हैं कि रुक जाओ। पुलिस को देखकर वो सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लोग ट्रेन से कूदकर भागने लगते हैं। जॉन, सारा और चौक भी ट्रेन से कूद जाते हैं और कांटों वाली झाड़ियों में घुस जाते हैं। वो लोग जमीन पर लेट जाते हैं। इनके कपड़े फट चुके होते हैं और वहाँ चारों तरफ से पुलिस के कुत्तों की आवाजें आ रही होती है और वो उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। जॉन सारा का मुंह बंद कर लेता है ताकि वो डर के मारे चीख न पड़े। वो लोग वहाँ घंटों तक लेटे रहते हैं जब तक पुलिस वहाँ से चली नहीं जाती। अब इसके बाद पुलिस तो चली जाती है, लेकिन वहाँ से ट्रेन चली जाती है और उन्हें अब आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। लेकिन अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। इन्हें किसी भी हालत में आगे बढ़ना ही होगा। ये लोग वहाँ से निकलते हैं और एक दूसरी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन एक सुनसान वीरान इलाके से गुजर रही होती है। तब अचानक ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है। पटरी पर आगे कुछ बड़ी एसयूवी गाड़ियां खड़ी होती हैं। पटरियों के दोनों तरफ कुछ हथियारबंद लोग खड़े हुए होते हैं। दरअसल ये ड्रग कार्टेल के लोग हैं जिनका काम ही माइग्रेंट्स लोगों को लूटना है। अब ट्रेन रुकती है और कुछ गुंडे ट्रेन के ऊपर चढ़ते हैं। उनके चेहरों पर कोई रहम नहीं होता। वो चिल्लाते हैं कि सब नीचे उतरो और पैसे निकालो। सभी माइग्रेंट्स को ट्रेन से नीचे उतारा जाता है और लाइन में खड़ा किया जाता है। उनका लीडर उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि किस किस के रिश्तेदार अमेरिका में हैं। मुझे उनका जल्दी से नंबर दो। जिनके पास नंबर होता है उन सबको अलग किया जाता है ताकि उनसे फिरौती मांगी जा सके। जॉन, सारा और चौक के पास कोई भी नंबर नहीं होता। ये तीनों डरे हुए खड़े होते हैं। गुंडे औरतों को मर्दों से अलग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सारा यहाँ पर लड़के के रूप में होती है, इसलिए वो जॉन और चौक के बीच में खड़ी होती है। वो कोशिश करती है कि वो नजर ना आए। एक गुंडा सारा के पास आता है। उसके चेहरे और उसके बॉडी लैंग्वेज पर शक होता है उसे। वो गुंडा सारा की टोपी उतारता है और उसके बाल देखने लगता है। वो गुंडा उसे गौर से देख रहा होता है। इसके बाद वो गुंडा उसकी शर्ट को ऊपर करता है और उसे देखने लगता है। तब उसे पता चल जाता है कि ये लड़का नहीं बल्कि ये लड़की है। वो गुंडा जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि यहाँ एक लड़की छुपी हुई है। जॉन और चौक सारा को बचाने की कोशिश करते हैं। वो सारा को बचाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे गुंडे उन्हें हटा देते हैं। लीडर जॉन से कहता है कि अगर तुम जरा सा भी हिले तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। वो गुंडा सारा को अलग जगह ले जाता है। सारा रोते हुए जॉन और चौक की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन जॉन कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो लाचार है। वो सिर्फ सारा को जाते हुए देखता है। चौक गुस्से में अपना चाकू निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे उसे लात मारकर नीचे गिरा देते हैं और उसे दबोच लेते हैं। वो लोग सारा और दूसरी औरतों को गाड़ी में बिठाते हैं। सारा आखिरी बार जॉन को देखती है। उसका चेहरा डर और मायूसी से भरा होता है, जैसे वो उसे कह रही हो कि तुमने मुझसे वादा किया था। इसके बाद वो गाड़ियां सारा को लेकर हमेशा के लिए चली जाती हैं। जॉन और चौक वहीं पर जमीन पे ही पड़े रह जाते हैं। सारा अब जा चुकी है और उन्हें पता है कि सारा अब कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि कार्टर वाले लोग औरतों को भेज देते हैं और उनका पता कभी नहीं चलता। अब जॉन और चौक ये दोनों अकेले रह जाते हैं। इनके बीच वो लड़ाई, वो जेलसी, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि सारा के जाने का गम इन दोनों को जोड़ देता है। अब वो सिर्फ एक दूसरे के सहारे हैं। अब वो लोग पैदल ही चलना शुरू कर देते हैं और ट्रेन का इंतजार नहीं करते, क्योंकि ट्रेन अब सेफ नहीं है। और अब इनका खाना भी खत्म हो चुका है और ये बहुत ही भूखे होते हैं। इनके होंठ अब सूख चुके हैं। रास्ते में इन्हें गन्ने के खेत मिलते हैं। चक अपना चाकू निकालकर गन्ने काटने लगता है। इसके बाद ये दोनों जमीन पर बैठकर गन्ना चूसने लगते हैं। इनके चेहरों पर मट्टी और सूखे हुए आंसू होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बातें नहीं करते, बस खामोशी में ही एक दूसरे का दर्द बांटते हैं। इसके बाद ये लोग मेक्सिको के सबसे खतरनाक हिस्से में पहुंचते हैं, जिसे डेथ जोन कहा जाता है। जॉन और चौक अब आगे बढ़ते हैं। वो रेगिस्तान में हैं। धूप इतनी तेज होती है कि इनकी आंखें भी नहीं खुलती और साथ ही अब इनकी पानी की बोतल भी खाली हो चुकी है। चौक बहुत ही कमजोर हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वो उठ भी नहीं पा रहा होता। जॉन वापस आता है और चौक को उठाता है और उसे सहारा देता है। पहले जॉन जो चौक को धक्का देता था, अब वो उसे अपने कंधे पर उठाकर चल रहा है। ये हमें सिखाता है कि मुसीबत इंसान को बदल देती है, दुश्मन को भी दोस्त बना देती है। अब इसके बाद ये आखिरकार यूएसए के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ कोई भी बड़ी सीमेंट की दीवार नहीं होती, सिर्फ एक वायर लगी हुई है और सूखी जमीन है। लेकिन यहाँ का माहौल बहुत ही भारी होता है। हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा है। चौक को लगता है कि वो लोग वहाँ पर पहुंच गए। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। चौक अब आगे बढ़ना चाहता है, वो दौड़ना चाहता है, वो आजाद होना चाहता है। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है। वो धीमी आवाज में कहता है कि चौक धीरे चलो, लेकिन आगे चौक को उम्मीद दिख रही होती है। वो रुकता नहीं, वो
आगे बढ़ता जाता है। तभी अचानक फायर की आवाज आती है। तब चौक रुक जाता है और वहीं जमीन पर गिर जाता है। दरअसल उसे स्नाइपर की गोली लग चुकी होती है। जुआन डर के मारे जमीन पर लेट जाता है। वो पत्थर की तरह बन जाता है। यहाँ पर एक स्नाइपर बैठा होता है जो माइग्रेंस को जानवरों की तरह मार रहा होता है। चौक अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। जुआन रेंगता हुआ चौक के पास जाता है। वो चौक का हाथ पकड़ लेता है। चौक की आंखें खुली हुई होती है। वो नीले आसमान की तरफ देख रहा होता है। उसने कभी बर्फ नहीं देखी। उसका सपना उसके साथ ही खत्म हो गया। उसने जो ख्वाब, उसने जो सपने देखे थे, अब वो यहीं उसके साथ खत्म हो गए और अब इसके बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं और चौक की वहीं पर ही मौत हो जाती है। जोहान के पास रोने का वक्त भी नहीं होता। अगर वो वहाँ रुका तो वो भी मारा जाएगा। यहाँ पर जोहान को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना होता है। वो रोते हुए चक की जेब से चाकू और कुछ पैसे निकालता है, जिसके बाद वो भागता हुआ आगे बढ़ता है और वो आखिरकार बॉर्डर पार कर लेता है। लेकिन उसने अपना सब कुछ खो दिया है। अब इसके बाद हमें कुछ वक्त के बाद का मंजर दिखाया जाता है। अब जुआन यूएसए में है। वो अकेला है। उसके साथ कोई नहीं है। वो एक मीट पैकिंग फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। वहाँ बहुत ही ठंड है। वहाँ हर तरफ बर्फ और ठंड होती है। जुआन फर्श पर कचरा साफ कर रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो शुरू में थी। वो गोल्डन ड्रीम जिसके लिए उसने अपना घर छोड़ा, उसने सैमुअल को खोया, सारा को खोया और चौक को मौत दी, वो सपना यही है, एक बंद ठंडे कमरे में जानवरों की तरह काम करना। जुआन काम करते करते रुकता है। वो छत की तरफ देखता है जहाँ पर फैक्ट्री की कूलिंग मशीन से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरा रही होती है। वो दिखने में बिल्कुल असली बर्फ की तरह लग रही होती है, सफेद और ठंडी। जुआन जब उसे देखता है तो उसे चौक की याद आती है, क्योंकि चौक का सपना था कि वो बर्फ देखे। पर आज जुआन बर्फ देख रहा है, लेकिन चौक नहीं। जुआन की आंखों में आंसू नहीं होते, बस एक गहरा सन्नाटा होता है। वो कैमरा की तरफ देखता है जैसे उसने अपनी मंजिल पा ली, लेकिन असल में उसने अपनी सोल खो दी। इस कहानी में कोई भी हैप्पी एंडिंग नहीं है, क्योंकि इलीगल माइग्रेशन की दुनिया में हैप्पी एंडिंग्स बहुत ही कम होती है। इसी सीन के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। नेक्स्ट मूवी आप कौन सी सुनना चाहते हैं हमें प्लीज कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा।